हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ब्रेन एजुकेशन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स, मतलब हमारी बॉडी के मूवमेंट्स। Sit absolutely still, observe the movements taking place in your body. आप एकदम शांत होकर बैठ जाइए और आपकी बॉडी में जो जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। You must be blinking your eyes time to time. आप अपनी आंखें टाइम टू टाइम झपकाते हैं। Observe the movements in your body as you breathe. अब जब आप सांस ले रहे होते हैं तब आपकी बॉडी में होने वाली मूवमेंट को ऑब्जर्व कीजिए। There are so many movements that happen in our bodies. हमारी बॉडीज में बहुत सारी मूवमेंट्स होती रहती हैं। When you are writing in your notebook, which part of the body are you moving? जब आप अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहे होते हैं तब आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट मूव कर रहा होता है, कौन सा पार्ट हिल रहा होता है? तो ऑब्वियसली हैंड। जब हम राइटिंग करते हैं या फिर कुछ लिख रहे होते हैं तो हमारा हैंड मूव करता है। और when you turn and look at your friend, या जब आप अपने फ्रेंड को मुड़ करके देख रहे होते हैं तब आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट मूव कर रहा होता है? तो तब हमारी नेक हमारी बॉडी का पार्ट है जो मूव करती है। Different part of your body move while you remain at the same place in these example. इन एग्जाम्पल्स में आप एक ही जगह पर बैठे हैं पर आपकी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट मूव ज़रूर कर रहा है। You also move from one place to another place. You get up and go to your teacher or to the स्कूल कंपाउंड और गो होम आफ्टर स्कूल। आप एक जगह से दूसरी जगह भी मूव करते हैं, या तो आप उठ करके आपके टीचर के पास जाते हैं या फिर स्कूल कंपाउंड में जाते हैं या फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद अपने घर जाते हैं। यू वॉक, रन, स्किप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वॉक करते हैं, चलते हैं, भागते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं और इसी तरीके से और भी मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। Let us see how animals move from place to place by filling up table 8.1 after discussing with your friends, teachers and parents. अब अपने फ्रेंड्स, टीचर्स या फिर पेरेंट्स से डिस्कस करने के बाद आप टेबल 8.1 को फिल करके आप पता लगा सकते हैं कि एनिमल्स किस तरीके से एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए मूव करते हैं। बुजो वॉन्डर्स अबाउट मूवमेंट्स इन प्लांट्स। बुजो प्लांट्स में मूवमेंट के बारे में जानकर बहुत आश्चर्यचकित रह गया। He knows they do not move from place to place, but do they show any other kind of movement? वो ये जानना चाहता था कि जो प्लांट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तो मूव नहीं कर सकते, बट क्या इसके अलावा प्लांट्स में कोई दूसरी मूवमेंट्स होती है? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था कि वाटर बहुत सारी मात्रा में वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लाइथर एंड स्विम। These are only a few of the ways in which animals move from one place to another place. चलना, भागना, उड़ना, जंप करना, रेंगना और स्विम करना, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं या फिर हम ये कहें ये कुछ तरीके हैं जिससे एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मूव करते हैं, इन्हें यूज़ करते हैं। Why are there so many differences in the way that animals move from place to place? अब कुछ एनिमल्स चलते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं, तो कहा जा रहा है कि सभी एनिमल्स के मूव करने के मतलब सभी एनिमल्स जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनके मूव्स में जो उनकी मूवमेंट्स होती हैं उनमें इतना डिफरेंस क्यों होता है? Why is it that many animals walk while a snake slithers or crawls and a fish swims?
तो इसका कारण क्या है कि कुछ एनिमल्स चलते हैं जबकि जो स्नेक है वो रेंगता है और मछली स्विम करती है। तो सेशन 8.1 से चलने से पहले हम ये टेबल देख लेते हैं एक बार। टेबल 8.1, हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से जाते हैं। ये कॉलम 1 है जिसमें एनिमल्स दिए गए हैं। ये कॉलम 2 है, बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बॉडी का कौन सा पार्ट मूविंग करता है। और कॉलम 3 में हाउ डज द एनिमल मूव, और किस तरीके से एनिमल मूव करता है। ह्यूमंस, तो पहला काव दे रखा है। काव अपने लेग्स से एक जगह पर दूसरी जगह पर जाने मूव करने के लिए अपने लेग्स यूज करती है, और वो किस तरीके से मूव करती है, चलकर। और ह्यूमंस अपने लेग यूज करते हैं और वो भी चलकर जाते हैं। स्नेक अपनी पूरी बॉडी से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जब आपने अगर किसी सांप को देखा होगा ध्यान से तो आपको दिखाई देगा कि वो एकदम लहराते हुए जाता है, और स्लाइथर वो रेंगते हुए जाता है। बर्ड्स अपने पंख यूज करते हैं, स्विंग्स यूज करते हैं और वो फ्लाई करके जाते हैं। इंसेक्ट्स मतलब कोई भी छोटा कीट, तो कोई कीट हो सकता है अपने पंख से उड़े, अपने स्विंग से उड़े, जैसे हाउस फ्लाई हो गई, मॉस्किटो हो गया। और कोई इंसेक्ट ऐसा भी हो सकता है जो अपने पैरों से चले या फिर अपनी होल बॉडी से चले। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप लिख दीजिए। और फिश अपनी होल बॉडी यूज़ करती है एक जगह से दूसरी जगह जाने में पानी में, और ये स्विम कर कर जाती है। ठीक है, तो चलिए सेशन 8.1 पर चलते हैं, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। अब हम ह्यूमन बॉडी और इसकी मूवमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए, लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर arm movements to begin with. Before looking at all these varieties of movement in animals, तो इससे पहले हम एनिमल्स की मूवमेंट्स के बारे में जानें। आइए कुछ मूवमेंट्स हम अपनी ह्यूमन बॉडी के भी देखते हैं, ह्यूमन बॉडी की कुछ मूवमेंट्स के बारे में जानते हैं। डू यू एन्जॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल। जब आपके स्कूल में फिजिकल एक्सरसाइज करवाई जाती है तब क्या उस समय ऐसा करते हुए आप इंजॉय करते हैं। हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज। तो जब आप अलग अलग एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं तब आप अपने हैंड्स और लेग्स को किस तरीके से हिलाते हैं। लेट अस ट्राई सम ऑफ द मेनी मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ। तो जिन एक्सरसाइजेस को करने में हमारी बॉडी कैपेबल मतलब योग्य है, किसी काम करने में हम एबल होते हैं तो उसे हम कैपेबल कहते हैं। तो आइए हमारी बॉडी जो एक्सरसाइजेस करने में कैपेबल है उनमें से कुछ एक्सरसाइज को हम करके देखते हैं। बाउल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। अब आप एक इमेजिनेशन करिए एक बॉल की और एक इमेजिनरी विकेट की। हाउ डिड यू मूव योर आर्म। अब आप अपनी आर्म को किस तरीके से हिलाते हैं, किस तरीके से मूव करते हैं। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट। क्या आप इसे अपने कंधे से लेकर पूरा गोल तरीके से घुमाते हैं। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव। क्या आपका शोल्डर भी, आपका कंधा भी मूव करता है इसके साथ साथ। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। अब आप पीठ के बल लेट जाइए और अपने हिप के चारों तरफ पैर को रोटेट कीजिए, घुमाइए। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी। अब अपने आर्म को एल्बो से ऊपर नीचे कीजिए और इसी तरीके से अपने लेग्स को भी नी से मोड़िए। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज। अब अपनी आर्म को सीधा कर लीजिए। अब अपनी आर्म को बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विथ योर फिंगर। अब अपनी आर्म को मोड़िए और अपने शोल्डर, कंधे को टच करने की कोशिश कीजिए अपने फिंगर से। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड। अब आपकी
आर्म का कौन सा पार्ट है जो बेंड कर रहा है, मुड़ रहा है आपके शोल्डर को टच करने के लिए। स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स। अब अपनी आर्म को स्ट्रेट कीजिए और इसे नीचे की तरफ मोड़ने की कोशिश कीजिए। आर यू एबल टू डू इट? क्या अब आप ऐसा करने के लिए एबल हैं? क्या अब आप ऐसा कर पाते हैं? तो नहीं, अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। Try to move the various parts of your body and record their movements in table 8.2. 8.2 टेबल ये है movements in our body। अब इसी तरीके से आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग तरीके से मूव कीजिए और इनकी ऑब्जर्वेशन और इनकी जो रिकॉर्ड आता है मूवमेंट्स का, इनको टेबल 8.2 में फिल कर दीजिए। Why is that we are able to move a few parts of our body easily in various directions and some only in one direction? ऐसा क्यों है कि हम अपनी बॉडी के कुछ पार्ट्स को हर दिशा में घुमा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से इजीली किसी भी डायरेक्शन में, और पर कुछ पार्ट्स हमारी बॉडी के ऐसे हैं जिन्हें हम इजीली किसी भी डायरेक्शन में नहीं घुमा पाते, सिर्फ कुछ डायरेक्शन में ही उन्हें इजीली घुमा पाते हैं। वाई आर वी अनेबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल? अब जो पार्ट्स हैं जो अच्छे तरीके से मूव नहीं हुए हर डायरेक्शन में, वो बाकी डायरेक्शंस में मूव क्यों नहीं कर पाए, अनेबल क्यों थे? चलिए अब एक्टिविटी 1 स्टार्ट करते हैं। प्लेस अ स्केल lengthwise on your arm so that your elbow is in the center. Figure 8.1। अब एक स्केल लीजिए और फिगर 8.1 जैसा दिखाया गया है उस तरीके से आप अपनी आर्म रखिए और आर्म पर ये स्केल रखिए और कुछ इस तरीके से रखिए कि जो आपकी एल्बो है वो इस स्केल के सेंटर में आए। Ask your friend to tie the scale and your arm together. Now try to bend your elbow. Are you able to do it? अब अपने फ्रेंड को बोलिए कि जो स्केल आपने अपनी एल्बो पर रखा था इसे बांध दे और अब आप अपनी एल्बो को बेंड करने की कोशिश कीजिए। तो क्या आप ऐसा करने में समर्थ हो पाते हैं? क्या आप ऐसा कर पाते हैं? नहीं तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। Did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seems to be joined together like elbow, shoulder और neck? तो क्या आपने ऐसा करते समय कुछ नोटिस किया कि जब हम हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स वही रोटेट और बैंड होते हैं जहाँ पर हमारी बॉडी के टू पार्ट्स, हमारी बॉडी की टू बोन्स आपस में जॉइन कर रही होती हैं, जैसे कि एल्बो, शोल्डर और नेक। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। तो इन प्लेसेस को हम जॉइंट्स कहते हैं। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स? क्या आप ऐसे ही कुछ जॉइंट्स के नाम बता सकते हैं? If our body has no joints, do you think it would be possible for us to move in any way at all? सोचिए, अगर हमारी बॉडी में कोई जॉइंट नहीं होती, कोई जॉइंट नहीं होता तो हम क्या एक जगह से दूसरी जगह और इधर उधर हिलने में एबल होते? क्या ऐसा हमारे लिए पॉसिबल होता? तो नहीं, हमारी बॉडी में ये सारी जॉइंट्स हैं, इसी वजह से हम इधर उधर मूव कर पाते हैं और आगे पीछे चल सकते हैं और अपनी अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज। अब अपनी फिंगर की हेल्प से आप अपने हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर और शोल्डर के पीछे और हैंड्स को और लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर मतलब लेग्स के फिंगर्स को, अपने टोस को दबाने की कोशिश कीजिए। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर? तो जब आप अपने बॉडी पार्ट्स को फिंगर से प्रेस कर रहे होते हैं तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि जब आप ये दबा रहे होते हैं कुछ हार्ड हार्ड फील होता है। द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स। तो ये जो हार्ड स्ट्रक्चर हैं ये हड्डियां हैं। बोन्स मीन्स हड्डियां। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। सो मैनी बोन्स।
अब आप इस एक्टिविटी को आपके दूसरे बॉडी के पार्ट्स के साथ कीजिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ तो बहुत सारे बोन्स हैं, बहुत bones cannot be bent, so how do we bend our elbow? तो जो बोन्स हैं वो बेंड नहीं हो सकती, नहीं मुड़ सकती, तो फिर हमने अपनी एल्बो कैसे मोड़ी? It is not one long bone from the upper arm to our wrist. तो हमारी जो एल्बो है वो एक लंबी ही बोन नहीं है हमारी बॉडी से लेके हमारी कलाई तक. It is different bones joined together at the elbow. तो एल्बो में दूसरे दो बोन्स ज्वाइंट होते हैं आपस में, जिससे कि हमारी जो एल्बो है वो इजीली बेंड करने के लिए एबल हो जाती है, इजीली हम उसे बेंड कर पाते हैं. सिमिलरली देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी. इसी तरीके से हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग बोन्स होते हैं, अलग अलग बोन्स प्रेजेंट होते हैं. We can be bend or move our body only at those points where bones meet. हम अपनी बॉडी के उन्हीं पार्ट्स को मूव कर सकते हैं और उन पार्ट्स को ही रोटेट कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, और जो कि जिनके दो पॉइंट्स मीट कर रहे होते हैं, जहाँ पर बॉडी के पार्ट्स के दो जॉइंट्स मीट कर रहे होते हैं आपस में. There are different types of joints in our body to help us carry out different movements and activity. हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं और जो जो हमारी बॉडी को कोई एक्टिविटी करने के लिए, कोई अलग अलग मूवमेंट्स करने में हमारी हेल्प करती हैं ये सारी जॉइंट्स. लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम. आइए अब इनमें से कुछ के बारे में जानते हैं. पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. तो चलिए इससे जानने के लिए हम एक्टिविटी 2 करते हैं. रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर, मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल अंडर सुपरविजन. सुपरविजन मतलब किसी बड़े की निगरानी में. एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट हैज शोन इन फिगर 8.2. फिगर 8.2 ये रहा. अब इसमें हमें बोला जा रहा है, अब आप एक पेपर की स्ट्रिप लीजिए और उसे सिलेंड्रिकल शेप में बेंड कर लीजिए, सिलेंड्रिकल शेप में बना लीजिए. और अब कोई पुरानी रबर या प्लास्टिक की बॉल लीजिए, उसमें एक होल कीजिए छोटा सा, और जो सिलेंडर पेपर का आपने बनाया था उसको उस होल में डाल दीजिए, जैसा कि फिगर 8.2 में दिखाया गया है. You can also stick the cylinder on the ball. आप इस सिलेंडर को बॉल पर चिपका भी सकते हैं. Put the ball in a small bowl. अब इस बॉल को किसी बाउल में डाल दीजिए, किसी कटोरे में डाल दीजिए. Does the ball rotate freely inside the ball? क्या अब जो बॉल है वो एकदम आज़ादी से बॉल के बाउल के अंदर, जो कटोरा है उसके अंदर रोटेट कर पाती है आज़ादी से, बिना किसी रोक टोक के. डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट? तो क्या जो पेपर का हमने सिलेंडर बनाया था वो भी इसके साथ साथ रोटेट करता है. नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज इट्स एंड. अब इमेजिन कीजिए कि जो पेपर सिलेंडर है वो आपकी बाजू है, आपकी आर्म है, और जो बॉल है वो इसका एंड है. द बाउल इज like the part of the shoulder to which your arm is joined. और जो आप ये बाउल है, कटोरा है, वो आपका कोई शोल्डर का पार्ट है जो आपकी आर्म से जॉइंट है, जो आपकी आर्म है वो इससे जॉइंट है. The rounded end of one bone fits into the cavity hollow space of the other bone. फिगर 8.3, ये फिगर 8.3 है. तो जो बॉल की तरह एक राउंड हमारी बोन है वो दूसरी बाउल जो कटोरा था उसकी तरह एक कैविटी में धंसा हुआ है. Such a joint allows movements in all directions. यही जॉइंट हमें, जो हमारी एल्बो है, हमारी आर्म है, उसे सभी डायरेक्शंस में मूव करने में हमारी हेल्प करती है. अब एक बार इस चार्ट को समझ लेते हैं. ये जो बोन है ये हमारा बाउल की तरह था,
और ये जो वाइट वाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा बॉल था, जो हमने बॉल लिया था। और ये जो लंबा सा एक स्ट्रक्चर जा रहा है थाई बोन, इसे हमने सिलेंडर के रूप में माना था, सिलेंडर माना था इसे। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राइड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन। क्या आप इसी तरीके के कुछ ऐसे जॉइंट्स को थिंक कर सकते हो, सोच सकते हो, जो कि हमने स्टार्टिंग के सेक्शन में किए थे। बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग, तो जो स्टार्टिंग के सेशन में किए थे हमने, क्या इसी तरीके के आप कोई दूसरे जॉइंट्स को थिंक कर सकते हो? अब चलिए सेकंड पार्ट पर चलते हैं, पिवोटल जॉइंट्स। The joint where our neck joins the head is a pivotal joint, फिगर 8.4। फिगर 8.4 ये होता है पिवोटल जॉइंट। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो जॉइंट हमारी गर्दन और सिर को जो जॉइंट जोड़ता है उसे हम पिवोटल जॉइंट कहते हैं। It allows us to bend our head forward and backward and turn the head to our right or left. इसी पिवोटल जॉइंट की हेल्प से हम अपने हेड को दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे घुमा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ट्राई दीज मूवमेंट्स, विन मूवमेंट्स को ट्राई करिए। हाउ आर दीज मूवमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल इन इट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो हमारी ये मूवमेंट बॉल और जो सॉकेट जॉइंट वाली हाथ वाली मूवमेंट हमने की थी उससे किस तरीके से अलग है। इन पिवोटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। तो जो पिवोटल जॉइंट है उसमें जो सिलेंड्रिकल बोन है, सिलेंड्रिकल टाइप बोन है, वो एक रिंग की तरह रोटेट करता है। अब चलिए तीसरे पार्ट पर चलते हैं, हिंज जॉइंट्स। ओपन एंड क्लोज अ डोर a few times। अब कुछ देर तक आप किसी दरवाजे को खोलिए और बंद करिए। Observe the hinges of the door carefully। अब जो कब्जे हैं डोर के, दरवाजे के जो कब्जे हैं उन्हें ध्यान से देखिए। They allow the door to move back and forth। तो ये जो कब्जे हैं वही डोर को आगे पीछे मूव करने के लिए अलाउ करते हैं। चलिए अब इसके बारे में और अच्छी तरीके से जानते हैं एक्टिविटी 3 से। Let us look at the kind of movements allowed by a hinge। अब आइए कुछ मूवमेंट्स को देखते हैं जो कि एक हिंज, एक कब्जे के द्वारा मूव होती हैं, अलाउ हो जाती हैं। Make a cylinder with cardboard or thick chart paper as shown in figure 8.5। 8.5 फिगर ये है। अब इसमें बोला जा रहा है कि एक मोटा कार्डबोर्ड लीजिए और कोई थिक चार्ट पेपर लीजिए और उससे एक सिलेंडर बनाइए, सिलेंड्रिकल शेप बनाइए जैसा कि फिगर 8.5 में दिखाया गया है। Attach a small pencil to the cylinder by piercing the cylinder at the center as shown। अब दो पेंसिल इस तरीके से इसमें पियर्स कर दीजिए, इसमें घुसा दीजिए अच्छी तरीके से जैसा कि दिखाया गया है। Make a hollow half cylinder from cardboard such that the rolled up cylinder can fit inside it। अब इसी तरीके से एक हाफ सिलेंड्रिकल टाइप शेप बना लीजिए, एक हाफ सिलेंडर बना लीजिए और जो फुल सिलेंडर था उसमें ताकि उसमें फिट हो जाए अच्छी तरीके से। The hollow half cylinder with the rolled up cylinder sitting inside it allows movement like a hinge। तो जो हमने हॉलो हाफ सिलेंडर लिया था उसके ऊपर फुल सिलेंडर रखा था, फुल रोल्ड सिलेंडर रखा था, वो एक हिंज कब्जे की तरह मूव कर रहा है, कब्जे की ही तरह अपनी मूवमेंट्स दिखा रहा है। ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर, हाउ डज इट मूव। तो इस सिलेंडर को मूव करने की कोशिश कीजिए जिसमें पेंसिल लगी हुई हैं। अभी किस तरीके से मूव करता है। How is this movement different from what we say with our constructed ball and socket joints। तो जो आपने
बॉल और सॉकेट का जॉइंट बनाया था, कंस्ट्रक्ट करा था एक्टिविटी में, वो इस ये उस एक्टिविटी से किस तरीके से भिन्न है, अलग है इस जॉइंट से जो हमने बनाया था बॉल सॉकेट जॉइंट, और जो हमारा हिंज जॉइंट है ये किस तरीके से अलग है हमारे बॉल सॉकेट जॉइंट से। We saw this kind of movement at the elbow in activity 1. हमने इस तरीके की मूवमेंट एल्बो वाली एक्टिविटी 1 में देखी थी। What we have constructed in figure 8.4 is different from a hinge. तो जो 8.4 ये है, तो जो चीज़ हमने कंस्ट्रक्ट करी थी, बनाई थी, वो इस हिंज से किस तरीके से भिन्न है। तो जो एक्टिविटी 1 में हमने जो कुछ भी बनाया था वो इस हिंज से बहुत अलग है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, बट इट illustrates the direction in which a hinge allows movements. पर जो कुछ भी है इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि जो हिंज है वो एक डायरेक्शन में अलाउ करता है मूवमेंट करने के लिए, किसी भी एक डायरेक्शन में हम उस मूवमेंट कर सकते हैं हिंज से। द एल्बो हैज अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स। तो हमारी एल्बो में एक हिंज जॉइंट होता है जो हमारी एल्बो को सिर्फ आगे पीछे मूवमेंट करने के लिए ही अलाउ करता है। फिगर 8.5 हमारा एल्बो का स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरीके से है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सच जॉइंट्स। अब आप इसी तरीके के जॉइंट्स के कुछ और एग्जाम्पल्स थिंक कर सकते हो। चलिए अब फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फिक्स्ड जॉइंट मतलब जो जॉइंट्स कोई मूवमेंट नहीं कर सकते, अचल जॉइंट्स, इन्हें हम कह सकते हैं। Some joints between bones in our head are different from those we have discussed so far. तो जिन बोन्स की हमने अभी तक चर्चा की है और जो हमारी हेड की जॉइंट्स हैं वो हम जिन सब के बारे में हमने चर्चा की है वो हमारी हेड की जॉइंट से बहुत अलग हैं। That bones cannot move at these joints. Such joints are called fixed joints. तो हमारे हेड में कुछ ऐसी जॉइंट्स हैं, ऐसी बोन्स हैं जो मूव नहीं कर सकती, इधर उधर नहीं जा सकती, नहीं हिल सकती, नहीं बैंड हो सकती हैं, नहीं मूव हो सकती हैं। तो इसी तरीके की जॉइंट्स को हम फिक्स्ड जॉइंट्स कहते हैं। फिक्स्ड जॉइंट्स मीन्स अचल जॉइंट्स जो कोई भी किसी भी तरह की मूव नहीं कर सकती। When you open your mouth wide, you can move your lower jaw away from your head, isn't it? जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को, निचली जॉ को अपने हेड से दूर ले जाते हैं, क्या ऐसा नहीं है? Try to move your upper jaw. Now are you able to move it? अब अपने ऊपरी जबड़े को मतलब अपर जॉ को, जॉ मतलब ऊपरी जबड़े से है, उससे अपने हेड से हिलाने की कोशिश कीजिए, मूव करवाने की कोशिश कीजिए। क्या आप ऐसा करने में एबल हो पाते हैं? क्या आप ऐसा मूव कर पाते हैं? तो नहीं, आप ऐसा मूव नहीं कर पाएंगे। There is a joint between the upper jaw and the rest of the head which is a fixed joint. तो हमारे ऊपरी जबड़े और हेड के बीच में एक फिक्स्ड जॉइंट है जो इनको मूव करने के लिए अलाउ नहीं कर पाता। We discussed only some of the joints that connect part of our body. हमने अभी तक कुछ ही joints के बारे में जाना है जो हमारी बॉडी से कनेक्ट है, हमारी बॉडी के पार्ट्स से कनेक्ट हैं। What gives different parts of the body their different shapes? तो इसमें कहा जा रहा है कि हमारी जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं उन्हें शेप कौन प्रदान करता है, किस तरीके से उनका शेप होता है। If you wanted to make a doll, what will you make first? अब अगर आप एक डॉल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? Perhaps a framework to give a doll shape before making its outer structure, isn't it? तो फ्रेमवर्क का मतलब है एक ढांचा, और परहैप्स मीन्स शायद आप एक फ्रेमवर्क बनाएंगे अपनी डॉल को शेप देना
शेप देने के लिए, उसका बाहरी स्ट्रक्चर बनाने से पहले। क्या ऐसा नहीं है? All the bones in our body also form a framework to give a shape to our body. हमारी बोन्स भी कुछ इसी तरीके का एक ढांचा बनाती हैं हमारी बॉडी को एक सही शेप देने के लिए, सही फॉर्म देने के लिए। This framework is called the skeleton. तो इस ढांचे को हम स्केलेटन कहते हैं। स्केलेटन मीन्स कंकाल। फिगर 8.7 में आप एक ह्यूमन स्केलेटन देख सकते हैं। ये हमारा हेड है, ये हमारी पसलियां हैं और ये हैंड्स, लेग्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन? तो अब हम ये कैसे जानते हैं कि जो स्केलेटन है वो ह्यूमन का है, जो शेप है वो ह्यूमन स्केलेटन का है। हाउ डू वी नो द शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी? तो हम हमारी बॉडी की अलग अलग बोन्स को किस तरीके से पहचान पाते हैं, हमारी बॉडी की बोन्स की शेप को कैसे पहचान पाते हैं? वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बाय फीलिंग देम। हमारी बॉडी की जो पार्ट्स की बोन्स होती हैं, अगर हम उन्हें जानना चाहते हैं, उनमें उनकी क्या संख्या है, क्या आकार है, जानना चाहते हैं, तो हम उन्हें टच करके, फील करके भी महसूस कर सकते हैं, फील करके भी जान सकते हैं कि इनका कैसा शेप है। वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी टू लुक एट एक्सरे इमेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। फीलिंग करने से अच्छा होगा कि हम एक एक्सरे करवा लें, इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है हमारी बॉडी के पार्ट्स की बोन्स के शेप देखने में। Did you or anyone in your family ever have an X-ray of any part of your body taken? क्या कभी आपकी फैमिली और आपने या आपकी फैमिली के किसी भी मेंबर ने एक्सरे करवाया है किसी भी बॉडी के पार्ट्स का? Sometimes when we are hurt or have an accident, doctors use these X-ray images to find out any possible injuries that might have happened to the bones. तो कभी कभी जब हमारे चोट लग जाती है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, तो डॉक्टर हमारे अंदर जो बोन्स में कोई इंजरी हुई होती है, अगर ऐसा हुआ होता है, तो ये पता करने के लिए कि क्या इंजरी हुई है, ज़्यादा या कम तो नहीं है, इससे फाइंड करने के लिए एक्सरे इमेजेस लेते हैं। द एक्सरे शोज द शेप्स ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडी। तो जो एक्सरे है वो हमारी बॉडी में के जो बोन्स हैं उनके शेप को फाइंड करता है। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग। अब अपने हाथ की नीचे के आगे की बोन्स को और पीछे के बोन्स के पार्ट्स को देखिए और अपने पैर के ऊपर और नीचे के पार्ट्स को देखिए। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट। अब ऐसा करके आप हर एक पार्ट में कितने नंबर हैं बोन्स के, उन्हें फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स एंड कंपेयर दीज विथ द एक्सरे इमेजेस फिगर 8.8। और इसी तरीके से आप अपनी हड्डियों, अपनी एंकल और नी के जॉइंट्स को भी फील करके कंपेयर कर सकते हैं फिगर 8.8 के एक्सरे इमेजेस से। बैंड योर फिंगर्स, आर यू एबल टू बैंड देम एट एवरी जॉइंट? अब अपनी फिंगर्स को बैंड कीजिए, मोड़िए। तो क्या हर एक जॉइंट पे आप अपने फिंगर को बैंड करने में एबल होते हैं? यस। हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव? तो हमारी मिडल फिंगर में कितने जॉइंट्स हैं? फील द बैक ऑफ योर पाम। अब अपनी हथेली के पीछे वाले हिस्से को, जो पीछे है पाम के पीछे वाला हिस्सा, उसे छू करके महसूस कीजिए। इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स, इजंट इट? क्या इसमें बहुत सारी अलग अलग बोन्स हैं? फिगर 8.9, फिगर 8.9 है। क्या ऐसा नहीं है? इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल? क्या आपकी जो कलाई है वो लचीली है?
It is made up of several small bones called carpals. तो आपकी जो हथेली छोटी छोटी स्मॉल बोन्स से मिलकर बनी है, इन स्मॉल बोन्स को हम कार्पल्स कहते हैं। What will happen if it has only one bone? क्या होता अगर हमारी रिस्ट में खाली एक ही बोन होती, एक ही हड्डी होती, तो क्या होता? हमारी जो कलाई है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, हम उसे बैंड नहीं कर पाते, हमारी उंगलियों को बैंड नहीं कर पाते। तो चलिए एक्टिविटी 4 करते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल। अब गहरी सांस लीजिए और इसे कुछ समय के लिए रखे रहिए, सांस रोक कर रखिए। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। अब आप सांस रोकने के बाद अपनी चेस्ट की बोन्स को महसूस कीजिए और अपनी बैक बोन्स को प्रेस करके उनके मिडल में, चेस्ट के मिडल में और पीछे सेम टाइम पर प्रेस करके पता करिए अपनी बोन्स के बारे में, चेस्ट की बोन्स के बारे में। काउंट एज मैनी रिब्स बोन ऑफ द चेस्ट एज पॉसिबल। तो जो रिब्स होती हैं वो उन्हें हम बोन्स, चेस्ट की बोन्स कहते हैं। तो जितनी बोन्स हो सके उनके बारे में पता करने की कोशिश कीजिए, उन्हें फील करने की कोशिश कीजिए। ऑब्जर्व फिगर 8.10 केयरफुली एंड कंपेयर विथ व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन्स। अब फिगर 8.10 को देखिए और जो आपने फील किया था उससे कंपेयर कीजिए अपनी चेस्ट बोन्स को। वी सी दैट द रिब्स आर curiously bent. They join the chest bones and backbone together to form a box. This is called the rib cage. तो आप देखते हैं कि जो रिब्स हैं वो मुड़ी हुई हैं चारों तरफ से। They join the chest bone and the backbone. तो यही रिब्स हमारी चेस्ट बोन और बैक बोन को ज्वाइन करके रखती हैं आपस में और एक बॉक्स बनाती हैं, और इसी बॉक्स को हम रिब केज कहते हैं। मतलब पसलियों का एक बॉक्स, इन्हें हम रिब केज कहते हैं। देयर आर 12 रिब ऑन द ईच ऑफ चेस्ट। हमारी हर एक चेस्ट में 12 रिब्स होते हैं। सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्ट इनसाइड दिस केज। हमारी बॉडी के जो इम्पोर्टेंट इंटरनल अंदर के पार्ट्स हैं वो इस रिब केज से बहुत प्रोटेक्ट रहते हैं। आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज। आप अपने कुछ फ्रेंड्स को कहिए कि आप वो बिना अपनी नीज को बेंड किए अपनी जो टोज हैं उनको टच करें अपनी फिंगर से। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड्स। अब अपने फ्रेंड की नेक से स्टार्ट करके उसकी नीचे नीचे ले जाइए उसकी कमर से, और अपनी फ्रेंड की बैक तक ले जाइए अपनी फिंगर को। वॉट यू फील इज द बैकबोन। तो जो आपने फील किया ये बैकबोन है। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। ये देखिए फिगर 8.11, ये हमारी कमर की हड्डी है। इट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। तो ये जो बैकबोन है ये और छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना है। इन छोटी छोटी हड्डियों जो बैकबोन मिलकर बनाती हैं इन्हें हम वर्टिब्रे कहते हैं। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे। फिगर 8.3। तो जो बैकबोन है उसमें 33 वर्टिब्रे होती हैं, छोटी छोटी बैकबोन्स होती हैं। द रिब केज इज जॉइंट टू दिस बोन। तो जो हमारे रिब केज है वो इन्हीं बोन्स से जॉइंट होता है। इफ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली one long bone, will your friend be able to bend? तो सोचिए कि अगर जो हमारी बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो एक लंबी बोन से मिलकर बनी होती, तो क्या आपका जो फ्रेंड बैंड कर रहा है आपकी अपनी कमर, क्या वो ऐसा कर पाता? नहीं। तो फिर हम तो बिल्कुल ही मूव नहीं कर पाते, ना हम अपनी कमर को ऊपर नीचे कर सकते थे। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विथ बोथ हैंड्स प्रेस्ड टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल।
अब अपने मित्र से कहिए कि वो खड़ा होकर अपने हाथों से किसी बॉल को धक्का लगाए। डू यू नोटिस two bones on the back are prominent where the shoulders are? क्या आप कुछ देखते हैं? क्या आपने कुछ देखा कि जब आपके फ्रेंड ने बॉल को पुश करा तो आपके शोल्डर्स पर दो छोटे छोटे बोन्स आ गए, छोटे छोटे दो बोन्स उखड़ आए, बोन्स ऊपर की तरफ निकल आए, जैसा कि फिगर 8.12 में दिखाया गया है। ये इस तरीके के बोन्स निकल आए। तो इन बोन्स को शोल्डर बोन्स कहते हैं। ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली। दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन्स। तो अब आप फिगर 8.13 को ध्यान से देखिए, और ये जो स्ट्रक्चर है ये पेल्विक बोन्स से मिलकर बना है। दे enclose the portion of your body below the stomach. This is the part you sit on. तो ये जो देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर, वो हमारे नीचे के हमारे पेट के नीचे जो पोर्शन है उसे सेफ रखता है, जिस पर हम बैठते हैं। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट टुगेदर। तो ये स्कल भी, ये जो पेल्विक बोन है, ये भी जो स्ट्रक्चर है वो भी और छोटे छोटे बोन से ज्वाइन होकर बना है। फिगर 8.14 ये था द स्कल। स्कल मतलब खोपड़ी। It encloses and protect a very important part of the body, the brain. तो ये हमारे जो बॉडी का एकदम इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारा दिमाग, उसे बहुत ज़्यादा सेफ रखता है। We discussed many bones and the joints of our skeleton. There are some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent. These are called cartilage. तो हमने अभी तक बहुत सारी बोन्स और बहुत सारी जॉइंट्स के बारे में जाना जो हमारे स्केलेटन में होती हैं, और कुछ और इसी के साथ हमारे स्केलेटन में कुछ ऐसी बोन्स भी होती हैं जो ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं और जिन्हें हम बेंड कर सकते हैं और थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होती। ऐसी बोन्स को हम कार्टिलेज कहते हैं। Feel your ear. Do you find any hard bony part that can be bent? Figure 8.15. ये तो अब आप अपना ईयर को फील करिए, अपने कान को फील करिए। क्या आप अपने ईयर के पार्ट में कुछ हार्ड बोन दिखाई देता है आपको? कोई हार्ड बोन जो कि बेंट है, आप उसे फील कर पाते हैं? There do not seem to be any bone here, isn't it? तो जब आप ऐसा देखेंगे, अपने ईयर को फील करेंगे, तो आपको ऐसा कोई भी बोन इसमें मालूम नहीं पड़ेगा, नहीं दिखेगा कि ऐसा नहीं है। Do you notice anything different between the ear lobe and the portion above it? Figure 8.16. तो अब आपका जो ईयर लोब है, तो आपका जो ईयर लोब है वो और आपका जो नीचे का पोर्शन है, सॉरी ऊपर का पोर्शन है, उसमें आप कुछ डिफरेंस दिखाई देता है आपको? क्या आप कुछ डिफरेंस फाइंड कर पाते हो? फिगर 8.16 एज यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर। तो जैसे ही आप अपने फिंगर से इन्हें बैंड करते हो, टच करते हो, प्रेस करते हो, you do feel something in the upper parts of the ear that is not as soft as the ear lobe out, not as hard as a bone, isn't it? तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा ईयर लोब है वो ज़्यादा लचीला नहीं होता, बट ज़्यादा एक बोन की तरह हार्ड भी नहीं होता, isn't it? This is cartilage. तो ये एक कार्टिलेज है। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी। तो कार्टिलेज हमारी बॉडी पार्ट्स के जॉइंट में भी पाया जाता है। We have seen that our skeleton is made up of many bones, joints and cartilage. तो हमने देखा कि जो हमारा स्केलेटन है, हमारी बॉडी का स्केलेटन है, कंकाल है, वो बहुत सारी बोन्स, जॉइंट्स और कार्टिलेज से मिलकर बना है। You could feel, bend or move many of them. तो
आप इनमें से कुछ बॉडी पार्ट्स को फील कर सकते हो, किसी और कुछ को बेंड, किसी को मूव कर सकते हो। ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक। अब अपनी नोटबुक में एक अच्छा सा सुंदर सा स्केलेटन का फिगर बनाइए, ड्रॉ करिए। We have learned about the bones in our body and about joints that help us move in different ways. तो अब हमने बहुत सारी बोन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, जिससे जो हमारी बॉडी को मूव करने में हमारी हेल्प करता है। What makes the bones move the way they do? Let us find out. तो जो हमारी बोन्स हैं उन्हें इस तरीके की मूवमेंट करने के लिए कौन एबल बनाता है, आइए इसका पता लगाते हैं, आइए ये फाइंड आउट करते हैं। Make a fist with one hand, bend your arm at the elbow and touch your shoulder with the thumb. फिगर 8.17 कुछ इस तरीके से आप अपने हाथ से एक मुट्ठी बनाइए और इसे अपने आर्म को बेंड कीजिए और अपने शोल्डर को टच करने की कोशिश कीजिए अपने थंब से। डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म? क्या अब आप अपने अपर आर्म में कोई चेंज देखते हैं? यस। टच इट विथ द अदर हैंड। अब इसे दूसरे हैंड से टच कीजिए। डू यू ऑब्जर्व अ स्वेलन रीजन इज द अपर आर्म? तो क्या आप एक फूला हुआ हिस्सा पाते हैं अपनी अपर आर्म में? दिस इज अ मसल, द मसल बल्क्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो फूला फूला हिस्सा है ये मसल है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा बनती हैं। इट बिकम्स स्मॉलर इन हाइट, ये हाइट में छोटा हो जाता है और मसल बनाता है। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। अब अपनी आर्म को इसकी नॉर्मल पोजीशन पर लाइए। व्हाट हैपेंड टू द मसल? अब मसल के साथ क्या हुआ? इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड? क्या ये अभी भी फूला हुआ है? नहीं। यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सम मसल्स इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन। आप कुछ इसी तरीके का कॉन्ट्रैक्शन जब देख सकते हैं जब आप अपने लेग भाग रहे होते हैं और रन कर रहे होते हैं। तो जब हमने अपने हाथ को, अपने आर्म को एकदम स्ट्रेट पोजीशन में लाए तो जो वो जो मसल बनी थी वो हट गई। When contracted, the muscle becomes shorter, stiffer and thicker. It pulls the bone. तो जब कॉन्ट्रैक्टेड होता है तो जो मसल होती है वो छोटी हो जाती है, स्टिफर हो जाती है और मोटी हो जाती है, जो बोन्स को पुल करती है। मसल्स वर्क इन पेयर, मसल्स पेयर्स में वर्क करते हैं। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट्स द बोन इज पुल्ड इन द डायरेक्शन। तो जब कॉन्ट्रैक्ट को पुल किया जाता है, बोन को पुल किया जाता है, तो जब हम पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंट्रैक्ट हो जाता है और जो बोन है वो खिंच जाती है उसी डायरेक्शन में। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेस, और फिर पेयर के दूसरे मसल्स जो है वो रिलैक्स करते हैं। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स द पुल द बोन to pull the bone towards its original position while the wrist relaxes. तो कॉन्ट्रैक्ट्स को टोवर्ड पोजीशन में करने के लिए हम तो जो हमारी रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स थी वो पुल उसे पीछे खींचने के लिए, हम उसके ओरिजिनल साइज को लाने के लिए जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट्स बोन थी वो सिकुड़ जाती है और एक बोन में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि जो पहला साइज और जो पहले की तरह रिलैक्स करने लग जाती है। अ मसल कैन ओनली पुल, एक मसल सिर्फ धक्का दे सकती है। एक जो मसल है वो खाली पुल कर सकती है, इट कैन नॉट पुश, ये धक्का नहीं दे सकती। दस ट्यूब मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बॉन। फिगर 8.17। तो किसी बोन को मूव करने के लिए, किसी बोन को
बोन को धक्का देने के लिए दोनों मसल्स को आपस में एक साथ काम करना पड़ता है। आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट? क्या मसल्स और बोन्स को हमेशा मूवमेंट करने के लिए मूवमेंट करना ज़रूरी होता है? हाउ डू अदर एनिमल मूव? अदर दूसरे एनिमल्स किस तरीके से मूव करते हैं? डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स? क्या सभी एनिमल्स में बोन्स होती हैं? व्हाट अबाउट द अर्थवर्म और अ स्नेल? एक अर्थवर्म और एक स्नेल के बारे में क्या ख्याल है? लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज द गेट ऑफ एनिमल्स। तो आइए आप कुछ जो एनिमल्स हैं उनके आदतों के बारे में जानते हैं और उनके गेट मतलब उनकी चाल के बारे में जानते हैं। कुछ एनिमल्स की चाल के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर 8 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 के साथ हम जल्द मिलेंगे। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। थैंक यू।